चलो पक्का, काला तो नहीं है ना? ठीक है, चलो कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बैलेंस शीट P&L का फॉर्मेट बता दिया था, बस उतना ही बता पाया था मैं, एक बार फिर बता देता हूँ। बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले आता है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में आते हैं शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल में आप लोग ऑथोराइज शेयर कैपिटल लोगे, इशूड लोगे, सब्सक्राइब लोगे। सब्सक्राइब कैपिटल में से कॉल्स इन एरिया लेस करोगे और फॉरफीचर, शेयर फॉरफीचर का बैलेंस अगर कुछ हो, वैसे तो शेयर फॉरफीचर का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में चला जाता है, लेकिन अगर कोई बैलेंस हो तो वो क्या करोगे, ऐड। अब आप इसके अंदर क्या लोगे रिजर्व एंड सरप्लस में, कि कितने भी रिजर्व, जनरल रिजर्व हो, CRR हो, SPR हो। अब तुम तो इंटर में आ गए हो, कितने रिजर्व तुमने पढ़ लिया आज तक अपनी जिंदगी में, जितने भी रिजर्व है सब कहाँ आएंगे, रिजर्व से। इनफैक्ट अगर P&L में लॉस है तो वो भी इधर ही आएगा। इनफैक्ट अगर P&L का लॉस रिजर्व को एक्सीड कर जाता है तो भी इधर ही आएगा। तो रिजर्व एंड सरप्लस आप माइनस में दिखाओगे, लेकिन आप P&L के लॉस को गलती से भी एसेट साइड पे, आप लोग थोड़ा फ्लैशबैक में जाओ, थोड़ा फ्लैशबैक में जाओ तो 12th क्लास में याद है P&L का लॉस एसेट साइड में आता था, फिर आप उसे राइट ऑफ कर देते थे। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस आता था, आप उसे भी क्या कर देते थे, राइट ऑफ। बचपन में, ये उन दिनों की बात है। तो वो P&L का लॉस जब बैलेंस शीट में एसेट साइड में आ सकता था, तो यहां नहीं आ सकता, नहीं, वो पार्टनरशिप थी, सोल्ड प्रोप्राइटर था, वहां चलेगा सब, चालू खाता है वहां। ये तो सिस्टमैटिक तरीके से बनेगा एकदम। यहां पे आप P&L के लॉस को भी कहां दिखाओगे, रिजर्व एंड सरप्लस। ये भी मैंने कल बता दिया। फिर मैंने आपको बताया नॉन करंट लायबिलिटी में आप बड़ी बड़ी लायबिलिटी लोगे जिनका पेमेंट आप 1 साल के बाद करोगे। अब इसमें मैं जितनी भी डिटेलिंग करना चाहूँ कर सकता हूँ। अब इसमें लोन आ जाएगा, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, मॉर्गेज लोन, कोई भी और तरह की बोरोइंग्स आ जाएगी, कैश क्रेडिट आ जाएगा। वैसे तो कैश क्रेडिट 1 साल में चुका देते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट 1 साल में चुका देते हैं, लेकिन अगर 1 साल में नहीं चुका रहे तो वो कहाँ आएगा, नॉन करंट लायबिलिटी में। फिर ये भी बताया था कि अगर कोई लोन आपने लिया है और वो आप इंस्टॉलमेंट में पे करोगे, और जो इंस्टॉलमेंट इस साल लाए करेगी वो करंट है, बाकी का अमाउंट नॉन। सेम ऐसे ही मैंने तुम्हें कहा था डिवेंचर के बारे में, जैसे डिवेंचर अगर इस साल मैच्योर हो गए हैं तो करंट है, वो करंट है। तो मतलब भैया जो एक ऑर्डिनरी क्लासिफिकेशन है ना, यहां वैसा नहीं है। हाँ, टाइम टू टाइम चेंज होगा। आप कहो कि सर डिवेंचर हमेशा नॉन करंट है क्या, मैं कहूंगा नहीं। अगर करंट ईयर में पेमेंट हो रही है तो फिर वो मैच्योर हो रहे हैं, तो फिर वो नॉन करंट नहीं है, फिर वो करंट है। तो मैं कहूंगा नहीं, डिवेंचर हमेशा नॉन करंट नहीं होते, वो करंट भी हो सकते हैं। इसके ऊपर से एक एक नंबर के क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है, पिछली बार भी आए हैं, मैंने कल भी बोली थी ये बात। एक एक नंबर का क्वेश्चन इधर से आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ये किधर आएगा, वो किधर आएगा, ये किधर आएगा, और बढ़िया अपन लोग आराम से इसके एक एक नंबर के 2-3 क्वेश्चन भी फंस गए ना तो बढ़िया मजा आ जाएगा अपन को। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि नॉन करंट लायबिलिटी के बाद करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी को मैंने कहा था जोड़े से याद रख लेना। यहाँ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, यहाँ शॉर्ट टर्म बोरोइंग, यहाँ लॉन्ग टर्म प्रोविजन, यहाँ शॉर्ट टर्म प्रोविजन, यहाँ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, यहाँ ट्रेड पेएबल, यहाँ भी अदर, यहाँ भी अदर। उसके बाद नॉन करंट एसेट भी मैंने कहा था, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट भी जोड़े से याद करना। यहाँ PP, यहाँ इन्वेंट्री, यहाँ पर लॉन्ग टर्म एडवांसेस, यहाँ शॉर्ट टर्म एडवांसेस, यहाँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, यहाँ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये तीन तो ऐसे ही जोड़े से हो गए। उसके बाद यहाँ डेफर्ड टैक्स एसेट और यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल्स। फिर यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है, एक एक्स्ट्रा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फिर यहाँ भी अदर है, यहाँ भी अदर है। PPE में वैसे मोटी मोटी सारी एसेट आ जाएगी, टेंजिबल हो या इंटेंजिबल। टेंजिबल हो तो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन वगैरह, और इंटेंजिबल हो तो गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, सब किस में आ जाएंगे, PPE में। PPE के 2 हिस्से कर रखे इन्होंने, टेंजिबल और, हालांकि AS दोनों का अलग अलग है। AS 10 PPE में सिर्फ टेंजिबल की बात करता है और AS 26 इंटेंजिबल एसेट्स की बात करता है, तो दोनों का AS अलग अलग है। तो जब मैं AS 10 हम पढ़ रहे हैं PPE का, तो उसमें हम सिर्फ टेंजिबल एसेट्स पढ़ते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स नहीं पढ़ते। इंटेंजिबल एसेट के लिए AS 26 पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ बाइफर्केशन में PPE में ही दोनों है, टेंजिबल भी और इंटेंजिबल। इनफैक्ट अगर कोई बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी तक बनी नहीं है, वो भी PPE में आएगी। कोई पेटेंट के लिए मैंने वो डाली है एप्लीकेशन, और पेटेंट अभी मुझे मिला नहीं है लेकिन मैं पैसे दे चुका हूं, तो वो भी किस में आएगा, PPE में। बस उसे ऐसे दिखाना पड़ेगा, टेंजिबल एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन और इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। उसको कंस्ट्रक्शन तो बोल नहीं सकता, तो अंडर डेवलपमेंट। उसके बाद करंट एसेट, ये सब हो गया पूरा। यहां से अब अपन लोग क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। P&L का भी फॉर्मेट याद करवाया था कल आपको, 2 इनकम 7 खर्चे, अंदर की चीजें भी बता दी थी। मेन आपका बिजनेस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से स्क्रैप निकलता है तो वो स्क्रैप भी किधर आएगा, RFO में। उसके अलावा जितनी भी इनकम है अदर इनकम, जैसे डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, इस तरह की कोई भी इनकम आपको रिसीव होती है तो किधर आएगा, अदर इनकम। उसके बाद 7 खर्चे, पहला कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ठीक है, परचेज, फिर चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक ओपनिंग माइनस क्लोजिंग,
मटेरियल कंज्यूम में आएगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, फिर परचेज, चेंज इन स्टॉक ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, फिर चौथे नंबर पे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, इंटेंजिबल डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, और जो बचेगा अदर। चलो एग्जांपल नंबर 1, इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अल्फा लिमिटेड हैज मेंशन इन नोट्स टू अकाउंट, अल्फा ने अपने नोट्स टू अकाउंट में लिखा है कि हम लोगों ने 24,000 इक्विटी शेयर 10 रुपीज का दिया है और ये हमने फुली पेड बोनस शेयर दिए हैं, तो 24 इंटू 10 करें तो 2,40,000 बोनस शेयर। हाउएवर द सोर्स फ्रॉम विच बोनस शेयर हैज बीन इशूड हैज नॉट बीन डिस्क्लोज, इन्होंने सोर्स डिस्क्लोज नहीं किया। तो बताओ ये नॉन डिस्क्लोजर शेड्यूल 3 का वायलेशन है कि नहीं है। अब देखो इसमें रूल ये होता है कि नोट्स टू अकाउंट में बोनस शेयर का डिस्क्लोजर देना होता है कि हमने बोनस शेयर दिए हैं, सोर्स नहीं देना होता क्योंकि सोर्स एंट्री में ऑलरेडी आ जाता है। आप बोनस शेयर की एंट्री क्या करते हो, जनरल रिजर्व, आपने तो उधर पढ़ा है फाउंडेशन में, बोनस शेयर की एंट्री क्या होती है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट, कहीं से भी दिया है, टू बोनस टू शेयर होल्डर, फिर बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो आप एंट्री में तो दे ही रहे हो ना पूरा, अब यहां लिखने की क्या जरूरत है, ठीक है। और वैसे भी अगर आप बोनस दे रहे हो तो रिजर्व में से ही दे रहे हो, सोर्स तो यही है, तो जिस तरफ बोनस दे रहे हो उस तरफ रिजर्व भी तो कम हो रहा है, तो ये डिस्क्लोजर इसका नीचे क्या दूं, ये तो बैलेंस शीट में ही डिस्क्लोजर हो गया एक तरीके से, और एंट्री भी कर दी हमने। तो अला डिस्क्लोजर उस चीज का देना होता है बेटा जिस चीज के बारे में क्लैरिफिकेशन देना हो, जबरदस्ती की हर चीज के डिस्क्लोजर दूंगा। अभी मैंने रेंट पे किया तो मैं रेंट टू बैंक कर दी ना मैंने एंट्री, अब नीचे लिखूं कि रेंट ऐसे ऐसे पे हुआ है, इसको दिया है, ये पटेलाई क्यों जबरदस्ती की। तो डिस्क्लोजर ऐसा मत समझना डिस्क्लोजर की क्या बच्चा एकदम हल्की कदर कर लेता, डिस्क्लोजर तो हर चीज का ही देना होता होगा भैया। फिर हमने P&L बैलेंस शीट फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तो कोई हाथ ही नहीं लगाएगा, डिस्क्लोजर पढ़ते रहो बैठे बैठे, हर चीज के थोड़ी डिस्क्लोजर देंगे, ठीक है। तो इसमें लॉजिक याद रखना जो मैंने अभी बताया। शेड्यूल 3 में बैलेंस शीट और P&L देना होता है, ठीक है। कंपनी शुड डिस्क्लोज इन नोट्स टू अकाउंट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द बैलेंस शीट डेट द एग्रीगेट नंबर एंड क्लास ऑफ शेयर्स, जितने आपने बोनस शेयर दिए हैं वो और जितना एग्रीगेट नंबर है वो। इट डज नॉट रिक्वायर अ कंपनी टू डिस्क्लोज द सोर्स, इसमें सोर्स की कोई बात नहीं की गई है। देयरफॉर नॉन डिस्क्लोजर हैव डज नॉट वायलेट द शेड्यूल 3, तो नॉन डिस्क्लोजर ने शेड्यूल 3 को वायलेट नहीं। हाउएवर से टिक कर लेना बस, ठीक है, ये नीचे का टिक कर लेना। आगे आते हैं एग्जांपल नंबर 2, मैनेजमेंट ऑफ लॉयल लिमिटेड इंटेंड दैट वर्क इन प्रोग्रेस इज नॉट वैल्यूड सिंस इट इज डिफिकल्ट टू असर्टेन द सेम इन व्यू ऑफ मल्टीपल प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड। They opine that value of opening and closing WIP would be more or less the same. Now accordingly management has not separately disclosed WIP, आपने डिस्क्लोज नहीं किया है, ठीक है। और बताओ इसके अंदर शेड्यूल 3 का वायलेशन है कि नहीं है। देखो अब इसमें है ना दो बातें हैं। शेड्यूल 3 में ये लिखा हुआ है कि जब आप इन्वेंट्री दिखाते हो तो आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री में स्टॉक ऑफ WIP, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और स्टॉक ऑफ फिनिश गुड तीनों दिखाने होते हैं। ये मैंने कल भी बताया था तुम्हें फॉर्मेट में, तो उस लिहाज से देखे तो आपको दिखाना चाहिए। बट इसने ये कहा है कि एक तो वैल्यूएशन में बहुत डिफर है क्योंकि हमारे मशीन के प्रोसेसेस मल्टीपल है, और इसने एक बात बहुत गौर से सुनी होगी, तुमने देखी होगी, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑलमोस्ट सेम ही रहता है इनका। मतलब जितना माल हर साल WIP में पड़ा रहता है ना, वो मोर और लेस सेम रहता है, चेंज नहीं होता है। तो इसलिए इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया। तो इसमें अगर अपन कंपनी को बेनिफिट ऑफ डाउट दे और उसने जो तर्क रखा है उसको सही माने तो फिर नॉन डिस्क्लोजर से कोई वायलेशन नहीं हुआ है। और हम ये माने कि WIP का वैल्यूएशन हो सकता था फिर भी उसने नहीं किया तो फिर ये गलत है। तो मेरे हिसाब से इसके दो आंसर देखिए। अगर कंपनी के कंटेंशन पे बिलीव किया जाए कि मल्टीपल प्रोसेसेस इन्वॉल्व है और मोर और लेस ओपनिंग और WIP क्लोजिंग WIP सेम ही रहते हैं, तब तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर हम लोगों को डिस्क्लोजर देना चाहिए, ठीक है। तो वो वाली चीज है। पढ़ते एक बार, शेड्यूल 3 डज नॉट रिक्वायर दैट द अमाउंट ऑफ WIP एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड। आपको कभी शेड्यूल 3 नहीं बोलता कि आप एक बिगिनिंग एंड दिखाओ। हम तो मटेरियल कंज्यूम में भी क्या लेते हैं, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, और उधर क्या लेते हैं P&L, ये तो P&L में लेते हैं, और वहां क्या लेते हैं बैलेंस शीट में, क्लोजिंग वाला लेते हैं। तो हमें बैलेंस शीट में कौन सा वाला चाहिए होता है, चेंजेस इन इन्वेंट्री इज रिक्वायर्ड। हम P&L में सिर्फ क्या लेते हैं, चेंज इन स्टॉक। अंडरलाइन कर लो, क्या बताया था कल मैंने तुम्हें, अगर मटेरियल है तो ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, चेंज आ गया। और चेंज इन स्टॉक में भी क्या फॉर्मूला बताया था कल, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, तो क्या आ गया, चेंज आ गया। तो हमें हर चीज का क्या चाहिए होता है, चेंज। अंडरलाइन कर लेना। अब आपने नॉन डिस्क्लोजर दिया तो वो वायलेशन नहीं है, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि आप कह रहे हो ओपनिंग और क्लोजिंग सेम रहता है। तो एक तो ये आंसर तो सही है।
हालांकि आप उधर लिखो, हावेवर आप 2 आंसर दे के आना, कोई रिस्क मत लेना। हावेवर इफ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री then non-disclosure is a violation. However, if there is a difference between opening and closing WIP, however, if there is difference between opening and closing WIP, then non-disclosure is a violation. Then non-disclosure is a violation. तो अगर कंपनी की बात को सच मान ले तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर झूठ है, आपके ओपनिंग और क्लोजिंग में चेंज आता है, तो फिर आपको दिखाना चाहिए। नेक्स्ट, आपको बताना है रिजर्व एंड सरप्लस में फॉलोइंग आइटम है, मतलब रिजर्व एंड सरप्लस में एसपीआर है 80 का, कैपिटल रिजर्व है 60 का और जनरल रिजर्व है 90 का। तीनों रिजर्व एंड सरप्लस में ही आते हैं। 90 और 60 1.5 और 150 और 80 230 हो गए। कितने हो गए? नाउ कंपनी हैज एक्यूमुलेटेड लॉस ऑफ 250 लाख। अच्छा, इस साल इनको लॉस हो गया, ठीक है। तो आपको बताना है कि किस तरीके से दिखा। कल अभी रोज चर्चा करता हूं, ये तो बिल्कुल सिंपल है। आपको लॉस को भी किस में दिखाना है? रिजर्व एंड सरप्लस। भले रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाने से आपका रिजर्व एंड सरप्लस नेगेटिव हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, हो जाए तो हो जाए। 230 में से 250 जाएगा तो 20 नेगेटिव आएगा, आ जाए तो आ जाए, लेकिन दिखाना तो किस में है? रिजर्व एंड सरप्लस में। पढ़ लो ये 250 वाली बात, ये 230 द बैलेंस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, ये अंडरलाइन कर लो, नेगेटिव बाय 20 लाख। भले वो नेगेटिव होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसको तो एग्जाम में मतलब देखना भी नहीं है, अभी पढ़ लो और आराम से याद रह जाएंगे। इस पे से 1-1, 2-2 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए एग्जाम्पल बता रहा हूँ। बाकी बड़ा क्वेश्चन तो मैंने तुम्हें कल बता ही दिया। इस क्वेश्चन का, इस चैप्टर का क्वेश्चन जो है वो या तो डिविडेंड वाला आएगा, जो अभी बताऊंगा मैं तुम्हें, डिविडेंड की कंडीशन जो उधर होती है, या फिर बैलेंस शीट और P&L। तो इसका क्वेश्चन लीक्ड है, इसमें टॉपिक्स ही नहीं है, बैलेंस शीट और P&L ही आई, डिविडेंड वाला। अब पहले मैनेजरल रेम्यूनरेशन आता था, मैंने तुम्हें कल बताया, तो उस पे से बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनते थे, क्योंकि मैनेजरल रेम्यूनरेशन की कैलकुलेशन थी। मैनेजरल रेम्यूनरेशन में डायरेक्टर को कितना सैलरी देना चाहिए उसकी कैलकुलेशन, 5%, 10%, 11%, फिर इफेक्टिव कैपिटल निकलती थी। इफेक्टिव कैपिटल के हिसाब से कंपनी की इफेक्टिव कैपिटल जितनी ज़्यादा होगी उस हिसाब से रेम्यूनरेशन बनता था, मंथली भी था। तो एक पूरा चार्ट मैंने शानदार बना रखा था, शेड्यूल A-B-3 का, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से। वो हट गया। अब वो एक लेक्चर रहता था 1 घंटे का, जिसमें मैनेजर रेम्यूनरेशन की पूरी कैलकुलेशन समझानी रहती थी, और उस कैलकुलेशन को जो बच्चा समझ लेता था, उसके बाद उसके लाइन से 20 क्वेश्चन भी दे दूँ तो कर लेगा, लेकिन वो टॉपिक ही हट गया। तो वो छोटे 4-4, 5-5 नंबर के बनते थे, और 4-4, 5-5 नंबर के डिविडेंड पे से बनते थे। अब वो 4-5 नंबर का डिविडेंड पे से बन गया तो बन गया, ऑब्जेक्टिव बन गया, नहीं तो फिर बड़ा क्वेश्चन इसमें एक ही है, बैलेंस शीट और P&L। चलो, हाँ अगर ऐसा है तो कहाँ पर द कंपनी हैड एक्यूमुलेटेड लॉसेस, अच्छा एसेट में दिखा रहा, हाँ तो फिर तो गलत ही है। क्या करना है आपको कि इसको रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाना है, कंपनी ने गलत कर रखा है। ये अभी बात हो ही गई, रोज बात हो ही रही है, बिल्कुल सिंपल है। ये बात तो मैंने 12th के भी बच्चों को बता रखी, क्योंकि ये क्वेश्चन 12th में भी 2-3 बार आ चुका है। क्या हम रिजर्व एंड सरप्लस में ना दिखाकर लॉस को एसेट साइड में दिखा सकते हैं? उधर आता है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर, 2nd बुक में। सुमेधा ने 10 लाख रुपए का लोन लिया है, जो 5 साल में 10 इंस्टॉलमेंट में पे होगा, मतलब हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है, 10 इंस्टॉलमेंट है, तो 10 लाख डिवाइड बाय 10, 1-1 लाख की एक इंस्टॉलमेंट बन गई। तो पहली इंस्टॉलमेंट जो है वो ड्यू हुई है 1 लाख की। डिटरमाइन हाउ द लोन विल बी क्लासिफाइड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। भैया ये तो जवाब दे दो तुम लोग। अब फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि जो सितंबर में जाएगी और जो मार्च में जाएगी वो दोनों इस साल में पे करनी है, तो 2 लाख रुपए तो करंट है और बाकी के 8 लाख रुपए नॉन करंट है। वेरी गुड। देखो, इंस्टॉलमेंट ड्यू ऑन सितंबर एंड मार्च विल बी शोन एज शॉर्ट टर्म बोरोइंग, अंडरलाइन, एंड 8 लाख विल बी शोन एज लॉन्ग टर्म बोरोइंग। मेन बात टिक कर लो बस, क्या पूरा तो इतनी अंग्रेजी तो हमें आती है कि इसको अच्छे से फ्रेम कर सके। इंग्लिश मीडियम के बच्चे हम, सबसे अच्छे कौन? जोसेफाइट। चलो एग्जाम्पल नंबर 5, प्रिंस लिमिटेड ने प्रोविजन फॉर कंटिजेंसीज अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस में दिखा रखा है। बताना है वेदर द प्रेजेंटेशन इज बिल्कुल इनकरेक्ट। ये कौन सी बात? प्रोविजन को रिजर्व एंड सरप्लस में दिखा रखा है, प्रोविजन को रिजर्व एंड सरप्लस में दिखा रखा है। थोड़ा फ्लैशबैक में जाए तो 11वीं कक्षा में एक चैप्टर आता था प्रोविजन एंड रिजर्व थ्योरी नाम से, उसमें बताया जाता था प्रोविजन क्या है और रिजर्व क्या है। प्रोविजन सुन लो, एक बात तो याद रखना आप लोग, प्रोविजन हमेशा नॉन लायबिलिटीज के लिए बनता है ना।
और रिजर्व जो होते हैं वो तो आप फ्री है कहीं भी यूज कर लो, हालांकि रिजर्व भी किसी पर्पस के लिए बनाए जा सकते हैं, लेकिन वो प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन होता है, और प्रोविजन प्रॉफिट अगेंस्ट चार्ज होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। तो ये चीज है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बनानी ही पड़ेगी, और ये है एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट हुआ तो बनाएंगे रिजर्व, नहीं तो नहीं बनाएंगे। तो आप इन दोनों को मर्ज कैसे कर सकते हो? अब ये तो हुई जनरल बात। अब क्लासिफिकेशन देखो, प्रोविजन अगर शॉर्ट टर्म है तो करंट लायबिलिटी में आएगा, लॉन्ग टर्म है तो नॉन करंट लायबिलिटी में आएगा, जबकि रिजर्व एंड सरप्लस शेयर होल्डर फंड में आते हैं। क्लासिफिकेशन का ही फर्क हो गया। रिजर्व एंड सरप्लस कहां आते हैं? शेयर होल्डर फंड में। प्रोविजंस कहां आते हैं? या तो एनसीएल में या सीएल में। तो इनका कंटेंशन बिल्कुल रॉन्ग है, एकदम रॉन्ग है। आपको इसे किस में दिखाना चाहिए? अगर लॉन्ग टर्म प्रोविजन है तो एनसीएल में, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन है तो अब ये पहले रिजर्व और प्रोविजन का मतलब बताएगा। प्रोविजन का मतलब एस 29 में बता रखा है, आप उसे एस में पढ़ लोगे, तो इसमें तो हटा ही दो, मतलब हटा क्या दो, उधर है डिटेल में। प्रोविजन का मतलब ये होता है, ये लायबिलिटी जो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, जो पास्ट इवेंट से अराइज हुई है, और जिससे आपके कैश फ्लो का आउटफ्लो होगा। ये तीन बातें याद रखनी होती है। प्रोविजन मतलब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, अराइज कहां से हुई है? पास्ट इवेंट से। पास्ट इवेंट से क्या अराइज हुआ है? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, और इससे आपके कैश का क्या होगा? आउटफ्लो होगा। ठीक है, तो ये सब चीजों के लिए क्या बनाया, ये क्या होता है एक तरीके से, ये लायबिलिटी की डेफिनेशन है, सॉरी, और लायबिलिटी के लिए ही क्या बनाया जाता है? प्रोविजन बनाया जाता है। तो लायबिलिटी की डेफिनेशन है कि एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन जो अराइज किससे हुई है? पास्ट इवेंट से, और जिससे आपके कैश का क्या होगा? आउटफ्लो होगा। तीन बातें याद रखना, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, पास्ट इवेंट, आउटफ्लो। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, पास्ट इवेंट, आउटफ्लो, इससे क्या बनती है? लायबिलिटी। और लायबिलिटी के लिए ही क्या बनाया जाता है? प्रोविजन। तो ये तो प्रोविजन की बात हुई। और रिजर्व तो क्या होता है? अभी मैंने बोला एप्रोप्रिएशन है, जो मैनेजमेंट करती है या तो किसी जनरल पर्पस के लिए या स्पेसिफिक पर्पस के लिए। ठीक है, तो ये तो दोनों बिल्कुल पूरब और पश्चिम है, इनको एक करा ही नहीं जा सकता। इनका तो पूरा चैप्टर है 11th क्लास में। 11th क्लास के हिसाब से वो चैप्टर थोड़ा भारी हो जाता है, उसे थोड़ा हायर क्लास में डालना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब वो कुछ स्कूलों में तो थ्योरी का चैप्टर समझ के कटवाई देते हैं, कोचिंग में पढ़ाते हो तो पढ़ाते हो, प्रोविजन और रिजर्व करके चैप्टर आता है 5-6 पेज का, इतना डिटेल में है ना वो चैप्टर कि वह 11th क्लास के हिसाब से तो ओवरबर्डन चैप्टर है। हर एक चीज, छोटी छोटी चीज उस चैप्टर के अंदर बताई गई है कि प्रोविजन क्या है और रिजर्व क्या है। चलो नेक्स्ट, अनेक लिमिटेड एक कंपनी है जिसको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाने हैं। कंपनी के पास ट्रेड रिसीवेबल्स है बैलेंस शीट में, आपको बताना है कैसे डिस्क्लोजर्स देने हैं। अब है ना, ये ट्रेड रिसीवेबल के डिस्क्लोजर है। अब ये डिस्क्लोजर जो है ना, ये वो शेड्यूल 3 में दे रखे। तो मैंने तुम्हें कहा जितने ये दे रहा है ना, हमें उतने ही याद रखने। वैसे तो बहुत सारी चीजें, एडजस्टमेंट्स तो बहुत सारे। अब ट्रेड रिसीवेबल का क्लासिफिकेशन ऐसा होता है, देखो ये टेबल टिक कर लो। तो पहले है ना, सुनो मेरी बात, इस तरह का क्लासिफिकेशन पहले सिर्फ बैंकों के लिए होता था, क्योंकि बैंक के एनपीए बहुत होते हैं। तो अगर बैंक को आपसे पैसे लेने हैं तो बैंक को क्लासिफिकेशन करना पड़ता था। मैं तुम्हें बताता हूँ बैंकों का क्लासिफिकेशन, जो अब हम बैंक ऑडिट करने जाते हैं तो वहाँ पे भी देखना पड़ता है हमें। एक होते स्टैंडर्ड, जो बिल्कुल बराबर पैसे दे रहे हैं, फिर आते हैं सब स्टैंडर्ड, फिर आते हैं डाउटफुल। अब डाउटफुल में 3 कैटेगरी होती है, अप टू 1 ईयर, 1 to 3 ईयर और मोर देन 3 ईयर। फिर अगली कैटेगरी आती है लॉस एसेट, वो कहते हैं ये तो पैसे ही नहीं दे रहे, घूम गए हैं। तो ऐसे उनके जितने भी लोगों को बैंकों ने लोन दिया है ना, उन सबको मर्ज करके ऐसे क्लासिफाई करना होता है, फिर उन पे प्रोविजन बनाना पड़ता है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। तो उसमें कितनी कैटेगरी आती है? स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल अप टू 1 ईयर, डाउटफुल अप टू 3 ईयर और डाउटफुल फॉर मोर देन 3 ईयर और लॉस एसेट। ऐसे 6 कैटेगरी होती। ये बैंकों में हुआ करती थी बचपन से, जब मतलब कॉमर्स के बचपन से हम लोगों ने इंटर में, बीकॉम में, एमकॉम में, इस तरह की चीजें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में भी है और आरबीआई के एक्ट में ये पढ़ते अपन उधर। तो इन्होंने अब ये हर कंपनी के लिए कर दिया कि आपके ट्रेड रिसीवेबल का ऐसे बाइफर्केशन दो। हालांकि बहुत इसमें मगजमारी भी बहुत हुई कि यार ये कैसे करेंगे अपन। अब इसमें सबसे पहले आप लोग ट्रेड रिसीवेबल वो लेते हो जो कंज्यूमर गुड है, तो जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं है और अनडिस्प्यूटेड भी है। फिर इनमें डाउटफुल है, फिर ये डिस्प्यूटेड है और डिस्प्यूटेड में भी गुड है, और ये डिस्प्यूटेड है, डिस्प्यूटेड में डाउटफुल है। अब सर एक बात बताओ, डिस्प्यूटेड में गुड कैसे हो सकते हैं? डिस्प्यूटेड में मतलब जैसे अभी गरिमा मेरे को कह रही है कि सर मैंने आपको फीस दे दी है यार, आप चेक करो सर, आप सीसीटीवी वगैरह चेक करो। मैंने तो दे दी है सर आपको फीस। तो मैंने कहा नहीं बेटा तूने नहीं दी, मैंने सब जगह चेक कर लिया, ठीक है। तो मैंने इससे कहा मुर्सा सर से, गरिमा की नीयत खराब हो गई यार, ये फीस नहीं देगी। तो कहा नहीं 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 नहीं, वो लड़की ऐसी नहीं है,
अब वो कह रही है ना, तो उसको कुछ गलत ध्यान रह गया है। अपन अगर उसका डाउट क्लियर कर देंगे ना तो शी इज गुड। पैसे देने में कोई ऐसी मगजमारी नहीं है उसकी, पैसों में उसका वो नहीं है, उसको गलत ध्यान रह गया है। आप वो डिस्प्यूट को सॉल्व कर दो तो या तो फेवर में जाएगा उसके या अगेंस्ट में जाएगा। फेवर में गया अगर अपने और उसके अगेंस्ट में गया तो वो दे देगी पैसे, पैसे देने में उसको मना ही नहीं है, बस उसको ये ध्यान रह गया कि उसने फीस दे दी है। तो एग्जांपल याद रखना, इसे बोलते हैं डिस्प्यूटेड में गुड, और एक है डिस्प्यूटेड में भी डाउटफुल। जैसे अब मैंने कहा कि भैया गरिमा ने ऐसे कह रही है, ठीक है, मुर्जा सर ने कहा हाँ यार ये तो नहीं देगी पैसे, और अगर ये केस जीत भी गई ना तो भी मेरे को तो डाउट लग रहा है ये तब भी नहीं देगी, ठीक है। अभी तो ये ऐसे कह रही है, फिर देखना है कुछ और कह देगी। अभी कह रही है कि तेरे को दिए पैसे, बाद में बोल देगी मेरे को दिए, ठीक है। तो ऐसे होता है। तो डिस्प्यूटेड में भी गुड हो सकते हैं और डिस्प्यूटेड में भी डाउटफुल, और अनडिस्प्यूटेड में भी गुड हो सकते हैं और अनडिस्प्यूटेड में भी डाउटफुल। ये 4 कैटेगरी हो गई। इनको फिर ऐसे बांटना है। अब देखो इन्होंने, बैंकों में तो ऐसा होता है, स्टैंडर्ड वाले होते हैं, फिर सब स्टैंडर्ड होते हैं। अभी मैंने बोला सब स्टैंडर्ड में फिर डाउटफुल आता है। तो अब इन्होंने स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड की जगह जो 6 महीने के कम में पैसे लेने, मतलब उनको अभी माल बेचे हुए 6 महीने भी नहीं हुए, लेस देन 6 मंथ, जिनको माल बेचे हुए 6 महीने हो चुके हैं लेकिन 1 साल से कम हुआ है, जिनको माल बेचे हुए 1 साल से ज्यादा हो गया लेकिन 2 साल से, जिनको माल बेचे हुए 2 साल से ज्यादा हो गए लेकिन 3 साल से, जिनको माल बेचे हुए 3 साल से ज्यादा, इनके ऊपर तो अगर बैंक होता तो इनके ऊपर तो पूरा ही प्रोविजन बना दो 100%। क्या 3 साल से ज्यादा नहीं दिए, ठीक है, अब क्या ही देगा मतलब, ठीक है। जैसे हम हमारी टीचिंग की बात करें तो हम तो 1 साल के बाद ही बेड रेस्ट मान लेते हैं, आ गया तो नसीब, ठीक। मतलब जैसे मैंने उसको पूरे साल पढ़ा दिया, उसे पूरे साल रिमाइंडर देने के बाद भी फीस नहीं दी, उसके बाद उसके पेपर ही हो गए, तो मैं कहाँ उम्मीद रखूँ कि देगा नहीं देगा। दे दिए, नसीब होगा उसका, रह गया यहाँ पढ़ाया है, मेहनत करी है, ये है वो है, आ जाए तो ठीक, नहीं तो खैर। 1 साल के बाद ही हम तो डाउटफुल मान लेते हैं फुली। लेकिन ये हमारी इंडस्ट्री है, वैसा काम है हमारा, हर इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से बाइफर्केशन देना पड़ेगा। याद रखोगे ये टेबल, तो ट्रेड रिसीवेबल को ऐसे करना है। अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि जो 1 साल से ज्यादा के लिए ट्रेड रिसीवेबल है वो नॉन करंट में आएंगे। याद है आपको, वो किधर आएंगे, ये भी किधर आएंगे, ये भी किधर आएंगे। लेकिन इसमें आपको थोड़ा 12th का एक कंसेप्ट बताता हूं, शायद याद आ जाए आपको। कई सारे बिजनेस में ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से लंबी होती है, तो अगर आपके डेटर से कलेक्ट करने में ऑन एन एवरेज 16 महीने लगते हैं तो फिर वो करंट माना जाएगा, और 16 महीने से ऊपर है तो वो नॉन करंट माना जाएगा, ठीक है। ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ आपकी पुरानी याददाश्त को कितनी स्ट्रांग है उसके लिए डाला गया है। और तुम्हें पता है सीए फाइनल में एक पूरा सब्जेक्ट है ऐसा जिसका कोई सिलेबस नहीं है, जो पुरानी चीजें तुमने पढ़ी है उसी में से चीजें पूछी जाएंगी, ओपन बुक वाला। उसमें से तुम्हें जितनी बुक ले जानी हो, फाउंडेशन की, इंटर की, फाइनल की, सारी ले जाओ। एक जना थैला भर के लाया था, याद है, एक रील वायरल हुई थी कि ये कौन है, पेपर देने जा रहा था वो, हाँ, एक ऐसा पूरा बैग लेके जा रहा था वो। तो अलाउड है, जो ले जाना है ले जाओ, तुम्हारी एसएस ढूंढो उसमें से, ठीक है। फोन भी ले जाओ, है ना, मम्मी को भी ले जाना, खाना भी खिलाती रहेंगी साथ में, फोन भी ले जाओ, ठीक है। चलो, तो प्यारे बच्चों, अगर हमारी ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने की है तब ये रूल लगेगा, लेकिन अगर हमारी ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से ज्यादा की है देन नॉन करंट और करंट उन महीनों से जज किया जाएगा, ना कि 12 महीनों से। सुना क्लियरली क्या बोला? अगर मान लो मेरी ऑपरेटिंग साइकिल 20 महीने की है, तो अगर डेटर से पैसे रिकवर होने में 19 महीने लगते हैं तो करंट है, और 21 महीने लगते हैं तो नॉन करंट। फिर 12 महीने का क्राइटेरिया नहीं रहेगा, फिर हमारा क्राइटेरिया कितना हो जाएगा, 20 महीने। सिमिलरली अगर हमारी ऑपरेटिंग साइकिल 24 महीने की है, तो फिर अगर कोई डेटर 22 महीने में पैसे दे देता है तो करंट है, और 28 महीने में देता है तो नॉन करंट है। टेबल याद रखना, बस आप तो ये 4 चीज याद रख लो बस। क्या? अनडिस्प्यूटेड में गुड, अनडिस्प्यूटेड में डाउटफुल, डिस्प्यूटेड में गुड, और ये मैंने आपको बहुत बड़े एग्जांपल से समझा दिया कि डिस्प्यूटेड में गुड और डाउटफुल कैसे हो सकता है, क्योंकि किसी के दिमाग में आया कि डिस्प्यूटेड है तो गुड कैसे हुआ, तो वो मैंने अभी आपको बताया कि कई बार डेटर ऐसे भी होते हैं जिनको अमाउंट को लेकर कुछ मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन होती है कि उन्होंने पैसे दे दिए हैं, हमने रिकॉर्ड में नहीं लिए, लेकिन उनकी नीयत खराब नहीं होती, नीयत खराब नहीं है। अगर आप उनका वो डाउट क्लियर कर दोगे तो इट माइट बी पॉसिबल कि वो आपको पूरे पैसे दे दे। चलो, ये इसमें बोला गया है कि आपको इस यूनिट में सिर्फ बैलेंस शीट और P&L के क्वेश्चन दिए गए हैं
कैश फ्लो के क्वेश्चन अगली यूनिट में दिए गए, वैसे भी कैश फ्लो AS3 का पार्ट है तो वो अलग चैप्टर है, तो इसमें सिर्फ किसके क्वेश्चन आएंगे, बैलेंस शीट और P&L के, ठीक है। तो और क्लियर कर दिया। अब मैं तुम्हें थोड़ा डिविडेंड के बारे में बताता हूँ, सुनो ध्यान से, गौर से मेरी तरफ देखो। इसमें जैसे कल बोला था कि ऊपर अकाउंट्स के बारे में दे रखा था, जो लॉ का चैप्टर 9 है, अब यहां से यहां तक पूरा डिविडेंड के बारे में दे रखा है 11.18 से लेकर, ठीक है, पूरा 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 ये डिविडेंड ही है, ये पूरा चैप्टर इलस्ट्रेशन शुरू होने से पहले। अब जब मुझे तुम्हें वर्ड टू वर्ड पूरा उधर पढ़ाना ही है डिविडेंड में, चैप्टर 8, और चैप्टर 8 सबसे छोटा चैप्टर है, कितने लेक्चर लगते हैं उसको पढ़ाने में, 3 या 4 दिन, ठीक है। तो तुम्हें लॉ में फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली में ही पढ़ाऊंगा लॉ, तो उसमें ये डिविडेंड आएगा ही सही, ठीक है। तो मैं तो आराम से रिलेट कर पाता हूँ कि कितना लॉ में है और कितना अकाउंट्स में, ये फायदा एक मिल ही जाता है। अधिकतर चैप्टरों में अकाउंट्स में लॉ आई जाती है, ठीक है। तो ये तो वर्ड टू वर्ड में वहां बताऊंगा, क्यों यहाँ टाइम वेस्ट करूं, जितना क्वेश्चन में आएगा ना उतना बता देता हूं आपको। सामने देखो, डिविडेंड के अंदर चैप्टर 8 ये कहता है कि आप डिविडेंड डिक्लेयर करो, उसके 30 दिन के अंदर अंदर, इसमें कुछ भी मार्किंग मत करना है ना, सारी मार्किंग आपको इधर करोगे लॉ की बुक में, वर्ड टू वर्ड मिलेगा। इनफैक्ट यहां से ही एग्जाम्पल भी, अगर वहां पे मिस्टर एक्स है ना तो वो भी एक्स यहां पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने एक एक लाइन रीड करी है, वर्ड टू वर्ड वहां से कंट्रोल C और कंट्रोल V करा है। ये लोग इतना इजीली ये चीज लिख सकते थे कि डिविडेंड का फुल टैक्स हमने चैप्टर 8 में कवर कर लिया, और ऊपर लिख सकते थे चैप्टर 9 में कवर कर लिया है। ये 2 लाइन लिखने से इनके 15-20 पेज बच जाते, और ये कितना स्टडी मटेरियल वेस्ट करते हैं तुम देख लो। वर्ड टू वर्ड कह रहा हूं मैं तुम्हें, और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूं, वर्ड टू वर्ड जो लॉ में लिखा हुआ है वो इन्होंने इधर लिखा है, ठीक है। पता ही क्यों पागल बने करते हैं ये, ठीक है। वैसे ही झाड़ इतने कम है, ठीक है, पेपर बचाने होते हैं, तो खुद ही, ऐसा भी नहीं है कि लॉ का मॉड्यूल किसी ने लिखा हो, इसी इंस्टीट्यूट ने लिखा है, और ये भी इसी इंस्टीट्यूट ने लिखा है। अब डिविडेंड की ये पिक्चर है कि डिविडेंड डिक्लेयर करने के 30 दिन के अंदर अंदर हम लोगों को डिविडेंड पे करना होता है। अगर हम 30 दिन के अंदर अंदर डिविडेंड पे नहीं करते तो नेक्स्ट 5 डेज में हमें वो डिविडेंड अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जमा कराना होता है किसी शेड्यूल बैंक में। बराबर सुनते जाना, 30 दिन में हमें डिविडेंड पे करना होता है डिक्लेयर करने के, और 30 दिन में अगर हम पे नहीं कर पाते, या सामने वाले ने क्लेम नहीं किया, या तो हमने पे नहीं किया या क्लेम नहीं किया, तो नेक्स्ट 5 डेज में हमें वो पैसा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में शेड्यूल बैंक में जमा कराना है। अगर हमने नहीं कराया तो हमारे ऊपर पेनल्टी लगेगी, हमारे ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, हमें 12% ब्याज भरना पड़ेगा। कितना परसेंट? 12%। सोचो पर एनम होगा कि पर मंथ होगा? पर एनम ही होगा। हाँ, इतना कोई चाचा विधायक थोड़ी है, तो पर एनम है, 12% पर एनम। इसके बाद फिर हम लोगों को, ये तो ठीक है हमने अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डाल दिया, उसके बाद हमें क्या करना होता है, जितने भी लोगों ने डिविडेंड क्लेम नहीं किया उनकी एक लिस्ट बनानी पड़ती है, और वो लिस्ट हमें कंपनी की वेबसाइट में डालनी पड़ती है। और अगर ये सब काम हमें 90 दिन में करना है, अगर कंपनी की वेबसाइट पे डाल दी, सामने वाले ने देख लिया, ठीक है, उसके बाद भी उसकी आ ही नहीं रहा हो तो पागल हो गया है, तो पैसा उधर ही पड़ा रहेगा, क्योंकि हमारी गलती नहीं है, वो क्लेम नहीं कर रहा। क्लेम करने के लिए आपको डिविडेंड वारंट बैंक में जमा कराना पड़ता है। जैसे आज अगर मान लो मैं एक डीडी बना के दे दूँ एक डीडी बना के दे दूँ कुमकुम के नाम का, तो डीडी कुमकुम को बैंक में तो ले जाना पड़ेगा। अभी तो इतनी आलसी है तो बैंक में भी नहीं ले जा रही, वो डीडी पड़ा हुआ है, तो मेरे अकाउंट से तो पैसे कट गए ना, उसके अकाउंट में जा ही नहीं रहे, बैंक मजे ले रहा है। ऐसा ही होता है, हमारे सर ऐसे ही करते थे, बाउल है, उनको डिविडेंड वारंट आते थे 400 रुपए के, 500 रुपए के, 300 रुपए के, वो डीडी की तरह होता है डिविडेंड वारंट। अब आप उसे बैंक में जमा तो कराओ तो पैसे आ जाएंगे आपके, वो जमा ही नहीं कराते थे, झाड़ू में मिलते थे हमें मतलब हम तो नहीं लगाते थे, मतलब वो जो मेड थी उसको झाड़ू में मिलते थे, और वो हमें देते थे कि ये आपके, ये क्या है, ये समझ नहीं आ रहा मुझे, ठीक है, ये इतनी बार मिलते। हम सर को बोलते थे, अरे ये डिविडेंड वारंट होगा यार, अरे बैंक में लगा, चलो रख दे, लगा के आएंगे, अभी पड़े पड़े एक्सपायर हो गए 3 महीने में 4, तो आप लेने ही नहीं आ रहे हो, हम क्या करें इसमें, तो वो पैसा उधर ही पड़ा रहेगा। अब बैंक उसके मजे ले रहा है पैसों के, तो बैंक के पास वो पैसा पड़ा रहेगा मैक्स टू मैक्स 7 ईयर्स। 7 साल में भी अगर कोई नहीं आया तो वो पैसा सारा इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में चला जाएगा। ये सब मैं लॉ में पढ़ाऊंगा, अभी सिर्फ ब्रीफिंग कर रहा हूं। किधर चला जाएगा? 30 दिन में डिविडेंड देना है, नहीं दिया तो अगले 5 दिन में शेड्यूल बैंक में डालना है, उसके बाद एक लिस्ट तैयार करनी है, 90 दिन के अंदर अंदर उस लिस्ट में सबका ब्यूरो देकर कंपनी की वेबसाइट पे डालना है,
उसके बाद वो बंदा पैसे लेने आ जाएगा, 7 साल है उसके पास, 7 साल में भी उसने पैसे नहीं लिए तो सारा पैसा इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में चला जाएगा। ये एक पार्ट हो गया, साइड में रख दो, और बाकी डिटेलिंग लॉ में है। नेक्स्ट इधर आते हैं, डिविडेंड दोगे कहां से? तो सबसे पहले डिविडेंड दिया जाता है करंट ईयर प्रॉफिट में से। करंट ईयर प्रॉफिट में नहीं है तो पास्ट ईयर प्रॉफिट में से, रिजर्व में से। रिजर्व में भी नहीं है, मतलब रिजर्व में नहीं है क्या मतलब रिजर्व में से दे सकते हो आप, प्रॉफिट में से दे सकते हो, और कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पैसों में से भी डिविडेंड दिया जा सकता है, बट आउट ऑफ कैपिटल डिविडेंड नहीं दोगे। जैसे मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल में से पैसे उठाए, इक्विटी शेयर कैपिटल थी 5 करोड़, मैंने वो 5 करोड़ में से 1 करोड़ उठाया और 1 करोड़ का डिविडेंड दे दिया, ये क्या हुआ? आप उनकी कैपिटल में से पैसे दे रहे हो। हाँ, तो कौन सा इक्विटी शेयर वालों को पैसे देने होते हैं? ये पैसा तो वैसे भी वाइंडिंग अप पे देना है ना, तब की तब देखेंगे, अभी तो 5 करोड़ है ना इसमें से ही दे दो डिविडेंड। ये प्रोहिबिटेड है। क्या है? नो कंपनी कैन डिक्लेयर डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल। चलो, ये तो एक बात हुई। सो सेंट्रल गवर्नमेंट हमें क्यों पैसे देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे देता है गवर्नमेंट कंपनीज को डिविडेंड देने के लिए, ठीक है। अब बीपीसीएल है, बजट में एलोकेशन हो जाता है। अब सर सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी की तो मेंबर गवर्नमेंट ही होती है, तो वो अपने आप को डिविडेंड देता है क्या? नहीं, दूसरे भी होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या स्टेक 51% पे गवर्नमेंट कंपनी बन जाती है एक कंपनी, तो 51 पे बन जाती है। अब मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेक, अभी LIC IPO लेकर आया, तो आप सब ने शेयर खरीदे तो आप सब मेंबर बन गए ना। तो जब पूरे 100% शेयर गवर्नमेंट के पास थे तो आपने IPO में सब्सक्राइब कैसे किया? फिर तो गवर्नमेंट की होल्डिंग कम हो गई ना और आपकी बढ़ गई। तो मान लो गवर्नमेंट की होल्डिंग 80% है, 20% आपकी है, तो गवर्नमेंट भले अपने डिविडेंड तुम तो मांगोगे, तो तुम्हें कहां से दे पैसे? तो LIC ने प्रॉफिट कमाया है, उसमें से दो, ठीक है। तो LIC प्रॉफिट कमा रही है, वो उधर चला जाता है गवर्नमेंट कंपनी के पास, तो वो उसमें से फिर पैसे दे देती है कि लो बाकी के शेयर होल्डर को तो दो डिविडेंड, हम तुमसे क्या पैसे लेंगे, ठीक है। तो ऐसा होता है, पूरा सिस्टम है। लेकिन आपको अगर कोई पूछे कि डिविडेंड कहां से दिया जा सकता है, तो आप बोलोगे प्रॉफिट में से, रिजर्व में से, और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो फंड एलोकेट करती है उसमें से। ये चीज याद रखोगे, इसको भी साइड में रख दो। अब मेन बात जहां से प्रैक्टिकल बनेगा, ये तो थ्योरी की चीजें। अगर आपको करंट ईयर में लॉस हुआ है, या फिर लॉस नहीं हुआ है लेकिन इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, जितना डिविडेंड आप देना चाहते हो उस हिसाब से प्रॉफिट इनएडिक्वेट है, तो इनएडिक्वेट प्रॉफिट में या लॉस में आप डिविडेंड करंट ईयर प्रॉफिट की बदले में रिजर्व में से दे सकते हो। अब इस साल मेरा प्रॉफिट हुआ 3 लाख रुपए का और मुझे डिविडेंड देना है 5 लाख रुपए का, मैं डिक्लेयर कर चुका हूं, तो 3 लाख ही है, कंगाली में आटा गीला, तो 2 लाख कहां से लाऊं? रिजर्व में से ला सकता हूं। या मान लो इस साल मेरे को डिविडेंड देना है 3 लाख का और इस बार मेरा प्रॉफिट है माइनस का 1 लाख, तो प्रॉफिट है ही नहीं, तो 3 लाख का डिविडेंड देना है, कहां से लाऊं? रिजर्व में से। रिजर्व में भी नहीं है तो फिर तो घर पे बैठो आराम से शांति से सापा काटो, अगले साल देंगे डिविडेंड। ऐसा कोई लाड़ नहीं है कि डिविडेंड देना ही है, डिविडेंड वैसे भी प्रॉफिट होता है तो देते, नहीं तो नहीं देते। तो रिजर्व में भी नहीं है ना, तो बिल्कुल शांति से घर पे बैठना। लेकिन रिजर्व में है और इस साल लॉस हुआ है या इस साल प्रॉफिट तो हुआ है लेकिन इनएडिक्वेट हुआ है, तो इन केस ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट और इन केस ऑफ लॉस कंपनी डिविडेंड देगी कहां से? पास्ट ईयर प्रॉफिट में था, रिजर्व में से। उसके लिए कुछ कंडीशन है, वो प्रैक्टिकल में याद रखनी है आपको, मेरी तरफ देखो, ठीक है। वैसे 3 कंडीशन होती है मेन प्रैक्टिकल वाली, लेकिन थ्योरी प्रैक्टिकल सब मिल मुला के 5 कंडीशन है। वो 5 कंडीशन आप चाहो तो यहां टिक कर लो, बाकी तो सब लॉ में भी आएगा, और ये 5 कंडीशन भी लॉ में आएगी, लेकिन वो प्रैक्टिकल में काम आएगी, तो आप टिक कर लो। ये रही पूरी टिक कर लो, इसमें कुछ भी आलस मत करना। 1 2 3 4 5। हो गया? 5 कंडीशन टिक कर ली, पूरी 5 याद रखनी है, ध्यान रखना। अब 5 कंडीशन एक एक करके बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। पॉज करता हूं। क्या मैंने तुम्हें लास्ट में बताया पॉज करने से पहले? 5 कंडीशन टिक कर लो। समझाओ, समझाई नहीं ना अभी? एक एक करके 5 कंडीशन है, ध्यान से सुनना। डिविडेंड देने के लिए सबसे पहली कंडीशन याद रखना, ये कंडीशन तब लगेगी, कान खोल के सुन लो, गलत सुलत आधा ज्ञान बहुत हानिकारक होता है। कुमकुम,
ये कंडीशन तब लगेगी जब मुझे करंट ईयर में या तो लॉस है या इनएडिक्वेट प्रॉफिट है। अगर मेरे पास अपार प्रॉफिट है, खूब सारा प्रॉफिट है, तो कोई कंडीशन नहीं है, जितना डिविडेंड देना हो दो। मियाँ बीवी राजी, क्या करेगा काजी? अभी मेरे पास 600 करोड़ का प्रॉफिट है इस साल, आमीन तो बोलो, ठीक है। अब वो 600 करोड़ के प्रॉफिट में से मैं 500 करोड़ का डिविडेंड देना चाहता हूँ, क्या दिक्कत है यार? मेरे मेंबर को तो 100 करोड़ तब भी बच रहे हैं। तो प्रॉफिट में से तो जितना डिविडेंड देना हो दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये याद रखना, ये तब लगेगी अ कंपनी में डिक्लेयर डिविडेंड आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से, मतलब पास्ट ईयर में से दे सकते हो इन द इवेंट ऑफ इनएडिक्वेसी, या तो इनएडिक्वेसी है या इन द इवेंट ऑफ लॉस, आपके पास क्या हुआ है? लॉस हुआ है। तो ये 5 कंडीशन क्या है, एक एक करके ध्यान से सुनना, मेरी तरफ देखो। नंबर 1, आपका जो डिविडेंड का एवरेज रेट है, ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं पूरा पॉइंट टू पॉइंट डिविडेंड में रीड करने वाला हूं, जितना क्वेश्चन में काम आएगा उतना बता रहा हूं, ठीक है। आपका जो एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड है पिछले 3 साल का, वो ये इस साल वाली रेट उसे एक्सीड ना करें। जैसे पिछले 3 साल की एवरेज रेट आ रही है आपकी 12% एंड यू वांट टू गिव डिविडेंड 10%, तो दे दो। बट यू वांट टू गिव डिविडेंड 15%, नहीं दे सकते, क्योंकि आपकी एवरेज रेट ही कितनी आ रही है? 12। तो कंडीशन नंबर 1, और सारी कंडीशन पूरी करनी है, एक आध नहीं, सारी। तो कंडीशन नंबर 1 बोलो मेरे साथ, द रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर बाय कंपनी शुड नॉट एक्सीड द एवरेज रेट ऑफ लास्ट 3 years which company has declared in previous years। प्रीवियस ईयर्स में आपने जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है उसकी एवरेज रेट जितनी आएगी 3 साल की, उससे ज़्यादा। लेकिन अब इसमें एक बात है, अभी तुम में से कोई पूछेगा कि सर अगर पिछले 3 साल में से कंपनी को शुरू हुए हुए 2 साल हुए तो 2 साल का एवरेज, सर कंपनी को शुरू हुए 1 ही साल हुआ है ना, तो फिर 1 साल की रेट, ठीक है। तो 3 साल तभी लेने हैं जब उसको 3 साल हो चुके हैं, अब 3 ही साल नहीं हुए, क्योंकि लॉस तभी होता है इनिशियल ईयर्स में। अब अभी इस साल मैंने डिविडेंड दे दिया और अगले साल लॉस हो गया, तो इस साल जो डिविडेंड दिया था उससे ज़्यादा नहीं दे सकता। चलो 3 साल का एवरेज। नंबर 2 सामने देखो, नंबर 2 आपका जो फिर 0 ही आई ना रेट, पिछले 3 साल में डिविडेंड ही नहीं दिया तो 0 ही आई। अब नेक्स्ट कंडीशन नंबर 2, पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व को प्लस करना और उसका 10% निकालना, डिविडेंड उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए। ये वाली टोटल अमाउंट ड्रॉन फ्रॉम प्रॉफिट शुड नॉट एक्सीड 1/10 ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। अब जैसे आपके पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व आ रहे हैं 5 करोड़, उसका 10% आ रहा है 50 लाख, तो आप डिविडेंड कितना दे सकते हो? 50 लाख। जबकि ऊपर रेट के हिसाब से 75 लाख आ रहा है, तो 75 नहीं दोगे, अब आप कितना दोगे? क्योंकि सारी कंडीशन पूरी करनी है ना, तो सब में विचेवर इज लोअर लेना है। हो गया। अब जो 50 लाख आया उसमें से भी आप पहले क्या करोगे? लॉस को सेट ऑफ करोगे 50 लाख में से। और कंडीशन नंबर 5, कोई कैरी फॉरवर्ड लॉस है, कोई डेप्रीसिएशन है, तो वो भी सेट ऑफ करोगे। तो इनको एक साथ बताना चाहिए, 5th और 3rd, ठीक है। आप पहले लॉस को सेट ऑफ करोगे फिर डिविडेंड दोगे, ठीक है। पहले लॉस सेट ऑफ नहीं हो रहा आपके, तो डिविडेंड देने चले हो आप, रिजर्व में से पहले लॉस तो सेट ऑफ करो, तो आपका जो लॉस है पहले वो सेट ऑफ करोगे, भले वो सेट ऑफ वो लॉस करंट ईयर का हो या प्रीवियस ईयर का हो। तो ये कंडीशन एक ही है, 3rd और 5th का एक ही मतलब है। आप लॉ की बुक में पढ़ोगे तो 4 ही है कंडीशन, 5 नहीं है, क्योंकि लॉ की बुक में 3rd और 5th को एक ही साल लिखा हुआ है कि आप पहले लॉस क्या करोगे? सेट ऑफ करोगे। तो कंडीशन मेरे हिसाब से कितनी हो गई? 3, इसके हिसाब से हो गई 4। अब 5वीं और आखिरी, आपने जैसे ही रिजर्व में से डिविडेंड दे दिया तो पता चला रिजर्व ही खाली हो गया, क्योंकि आपने डिविडेंड कैसे दिया था? पेड अप कैपिटल और रिजर्व। तो रिजर्व का हिस्सा तो उसमें 3 लाख था, पेड अप कैपिटल 1 करोड़ थी, तो 1 करोड़ 3 लाख का जब 10% करा तो बहुत सारा अमाउंट आ गया, लेकिन रिजर्व में इतने कहां थे? और रिजर्व अगर थे भी सही तो चलो पूरा ही खाली हो गया। तो भैया ऐसा भी नहीं करना कि पूरा ही खाली कर दो डिविडेंड देने के चक्कर में। तो इन्होंने एक कंडीशन और जोड़ दी कि रिजर्व देने के बाद, डिविडेंड देने के बाद रिजर्व का बैलेंस पूरा 10% से कम नहीं होना चाहिए पेड अप कैपिटल के, 15% सॉरी। तो पेड अप कैपिटल का 15% निकालो और उतना रिजर्व का बैलेंस बचना चाहिए डिविडेंड देने के बाद। तो ये कंडीशन बाद की है, लेकिन कंसीडर पहले करनी पड़ेगी। अब जैसे एक एग्जांपल देता हूं, आपकी पेड अप कैपिटल 1 करोड़ है, 1 करोड़ का 15%, सिर्फ पेड अप कैपिटल लेनी है, रिजर्व नहीं लेना। पेड अप कैपिटल का 15% होता है 15 लाख। अब रिजर्व में आपके पास 18 लाख है, तो 15 तो बचाने हैं, तो डिविडेंड कितना दूंगा? सिर्फ 3 लाख। चल लीजिए में 12 लाख ही है,
तो अब नहीं दे सकते। कैसे दोगे? 15 बचाना है, वो 15 है ही नहीं, 12 ही है, तो घर से 3 लेके आऊंगा। हाँ, वो 12 है तो है, लेकिन अब आप डिविडेंड देने के योग्य नहीं है। बोलो मेरे को, ये पांचों कंडीशन एक साथ पूरी करनी है कि कोई भी एक कर लो? 5 के हिसाब से हमारे हिसाब से कितनी है? ये 4 है। एक बार फिर देखो, एवरेज रेट पिछले 3 साल की, उससे ज्यादा अमाउंट में देखो तो पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व के 10% से ज्यादा नहीं देना। फिर जो अमाउंट निकालोगे विड्रॉ करने के लिए, डिविडेंड देने के लिए, उसमें से पहले सेट ऑफ करोगे लॉस को, प्रीवियस ईयर का हो या करंट ईयर का हो। फिर लॉस सेट ऑफ करने के बाद डिविडेंड दे दो। लेकिन उसमें भी ये देखो कि डिविडेंड देने के बाद बैलेंस ऑफ रिजर्व, बोलो तो मेरे साथ, डिविडेंड देने के बाद बैलेंस ऑफ रिजर्व शैल नॉट फॉल, कम नहीं होना चाहिए, शैल नॉट फॉल बिलो 15% ऑफ पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल के 15% से कम नहीं होना चाहिए। एकदम अच्छे से क्लियर है? तो अब आप एक बात बताओ, मैंने आपको डिविडेंड के बारे में इतनी बातें बताई, डिविडेंड कहाँ कहाँ से देते हैं, कितने दिन में देते हैं, नहीं दिया तो कहाँ जमा कराना है, वहां से भी पैसे नहीं उठाए तो कहाँ चला जाएगा, ये सब चीज है, ये लॉ का मैटर है। लेकिन ये तो अकाउंट्स का मैटर है। इस पे से तो क्वेश्चन बन सकता है कि क्वेश्चन आएगा कि इस साल मेरे को लॉस हो गया, मुझे डिविडेंड देना है, बताओ दे सकता हूं कि नहीं? उसे बोलना हाँ दे सकते हो, अगर आप सारी कंडीशन फुलफिल कर दो। ये कंडीशन पहले थ्योरी में भी लिख के आना और फिर आंसर लिख के आना नंबर के हिसाब से। लेकिन 3 नंबर का ही क्वेश्चन हो तो थ्योरी व्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, भमा भम पेन चलाना, एक एक कंडीशन देखना। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, रेट के हिसाब से डिविडेंड आ रहा है 10 लाख, अमाउंट के हिसाब से आ रहा है 15 लाख, कितना दूंगा? क्योंकि 10 लाख दूंगा तो 10 वाली भी कंडीशन पूरी हो गई और 15 वाली भी, तो विच एवर इज लोअर चलेगा। एकदम अच्छे से क्लियर है बच्चों? अब ये रिजर्व में कितना ट्रांसफर करते हैं, ये सब चीजें मैं लॉ में उधर पढ़ाऊंगा तुम्हें, है ना? तो ये पूरा प्यार से काट दो, काट के लिख दो कवर्ड इन चैप्टर 8 लॉ, कवर्ड इन चैप्टर 8 लॉ, और ऊपर वाली सारी चीज कवर्ड इन चैप्टर 9 अकाउंट्स। देखो, ड्यू टू इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट, पहला ही क्वेश्चन इसका है, हमारा प्रॉफिट बहुत इनएडिक्वेट था। तो अच्छा, इनएडिक्वेट था मतलब लॉस नहीं था, प्रॉफिट तो हुआ था, लेकिन क्या था? इनएडिक्वेट था। अब हम लोग 10% डिविडेंड देना चाहते हैं, किसमें से? जनरल रिजर्व में। प्रॉफिट कम है तो हम किसमें से देना चाहते हैं? जनरल रिजर्व से। उसके लिए पहले देखना जनरल रिजर्व है भी कि नहीं। चलो, आपके पास प्रेफरेंस शेयर थे 17,50,000 के, और उस पर रेट कितनी है? 9%। आपके पास 80 लाख इक्विटी शेयर है, और यहाँ लिख दो 80 लाख की रेट कितनी लेनी है, क्योंकि इसने बोल दिया ना 10% देना है। जनरल रिजर्व में हमारे पास 25 लाख थे, कैपिटल रिजर्व में 3 लाख थे। याद रखना, कैपिटल रिजर्व में से डिविडेंड नहीं देते हैं, जनरल रिजर्व में से देते हैं, ठीक है? रिवैल्यूएशन रिजर्व में से तो बिल्कुल नहीं देते हैं, क्योंकि ये तो कमाया ही नहीं है हमने, ये तो सिर्फ एसेट्स को क्या करा है? रिवैल्यू किया है। नेट प्रॉफिट हमारे पास 3 लाख है, कम है ना? देखो नेट प्रॉफिट, क्योंकि 80 लाख की कैपिटल है, 80 लाख का अगर 10% डिविडेंड दूं तो 8 लाख होता है, तो मेरे पास तो 8 लाख है ही नहीं, मैं तो गरीब हूं। कितने है मेरे पास? अब एक चीज इसने अच्छी कर दी, पिछले 3 साल की एवरेज रेट हमें दे दी। अरे ना भी देता तो हम निकाल लेते, एवरेज करना कौन सी बड़ी बात है? 3 साल की रेट देता, हम कर लेते एवरेज। और वैसे भी इसकी आदत है, जो टफ चीज होती है ये खुद दे देता है, इजी चीज ही पूछता है हमसे, ठीक है? तो 12% क्या है? एवरेज रेट। अब रुक जा 2 मिनट, जो कह रहा हूं ज्यादा जल्दी मत करा कर तू, देखो तेरे को है ना इतना मारूंगा मैं। सबसे पहले आप लोग एक चीज को समझो कि आपके पास जो करंट ईयर का प्रॉफिट है, पहले वो यूज करो, तो 3 लाख है। लेकिन आपको बचपन से एक बात पढ़ाई जा रही है, शायद याद होगी आपको, 100% श्योर हूं मैं कि याद होगी, कि जब भी इक्विटी को डिविडेंड दिया जाए तो पहले डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर वालों को दिया जाता है, क्योंकि उनकी डेफिनेशन ही ये है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर दोज हु गेट्स डिविडेंड एट फिक्स रेट बिफोर एनी डिविडेंड इज गिवन टू इक्विटी। प्रेफरेंस वालों को हमेशा डिविडेंड इक्विटी वालों के पहले दिया जाता है। बचपन से पढ़ रहे ये चीज, हम गलत बोल रहा हूं मैं? तो आज हमारे पास प्रेफरेंस शेयर है तो पहले डिविडेंड उसको दो। 17,50,000 है और उनकी रेट कितनी है? 9 करो तो 9%, तो इसमें से लेस करो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, 17,50,000 का 9%, कितना बताया तुमने? 157,500। तो P&L का बैलेंस कितना बचा? 1,42,000। तो याद रखना P&L में हमारे पास कम पैसा है, कोई बात नहीं, जनरल रिजर्व में तो है, जनरल रिजर्व में तो खूब पैसा है। कितना है?
समझे ना, रिजर्व में से 25 लाख ले सकते हैं, लेकिन लेंगे क्यों, हम जितना चाहिए उतना ही लेंगे, 25 लाख है तो दे ही दो पूरे, ठीक है। अब तुम यहाँ देखो, ये तो एक बात हो गई, कंडीशन देखें तो पहले अपन ये देखेंगे कि एक्चुअल रेट कितनी है और एवरेज रेट कितनी है। क्या एक्चुअल रेट एवरेज रेट से कम है? तो मैं 10% दे सकता हूँ, लेकिन अगर एवरेज रेट ही 9 आती तो मैं 9 नहीं देता। तो आपकी पेड अप कैपिटल है 80 लाख, है कि नहीं, उसमें से आपको देना है 10%, तो अमाउंट के हिसाब से आपको कितना देना है? 8 लाख। हालांकि पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व का भी देखना है हमें, लेकिन अभी अमाउंट के हिसाब से कितना आ रहा है? 8 लाख। अब बोर्ड पे देखो, 8 लाख में से लेस करो जितना पैसा हमारे पास P&L में है, पहले तो प्रॉफिट में से ही लूंगा ना मैं, तो कितना है हमारे पास प्रॉफिट में, तो हमें रिजर्व में से कितने उठाने हैं? बैलेंस फ्रॉम रिजर्व, बैलेंस फ्रॉम जनरल रिजर्व 6। इसमें प्रेजेंटेशन तुम थोड़ा है ना अच्छे से रखना, तो 6,57,500। एक बार फिर देख लो, 80 लाख की पेड अप कैपिटल है, 10% देना था, लेकिन एवरेज रेट तो 12 थी तो मैं 10 दे सकता हूं। अगर एवरेज रेट 8 आती तो मैं 8 देता। तो 80 लाख का 10% कितना होता है? 8 लाख। तो मुझे 8 लाख देना था, बट वो जो 8 लाख था उसमें से मेरे को पहले, अरे वो 8 लाख देना था तो मैं 8 लाख रिजर्व में से ही निकालता, लेकिन मैं रिजर्व में से पहले क्यों निकालूं? अगर प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट में से निकालूं। तो मेरे पास प्रॉफिट में कितने थे? 3 लाख, 3 लाख। लेकिन वो 3 लाख में से पहले मेरे को क्या देना पड़ेगा? प्रेफरेंस शेयर। पहला हक किसका है? प्रेफरेंस शेयर वालों। इक्विटी वालों को डिविडेंड दे रहे हो, प्रेफरेंस वालों को नहीं दोगे, तलवारें लेके निकल जाएंगे वो तो, ठीक है। तुम्हारी इससे डेफिनेशन ये जगमराने के लिए बना रखी है, पहले प्रेफरेंस वालों को देंगे, दो ना पहले। तो उनका अगर उनको देने में 3 लाख पूरे भी खत्म हो जाते तो कोई बात नहीं, फिर अपना तो पूरा किस में से ले लेते अपन? जनरल रिजर्व में से। अब उनको देने में कितने खत्म हुए? 1,57, तो कितने बचे? 1,42। 1,42 अपन लोग किस में से लेंगे? 1,42 P&L में से। तो अगर मेरे को 8 लाख का डिविडेंड देना है कंडीशन 1 के हिसाब से, और 1,42 ऑलरेडी मेरे पास P&L में है, तो मैं रिजर्व में से कितने लूंगा? सिर्फ 6,57,500। क्या बेटा? टेबल के ऊपर जो ब्रैकेट में लिख रखा है, ये नाम या कंडीशन दी किसमें से देना है? अबे ये कंपनीज एक्ट का जो भी चैप्टर होते हैं ना, उसमें कहीं पे भी चैप्टर में कोई क्लैरिटी लानी होती है ना, तो रूल्स आ जाते हैं। तो ये डिविडेंड रूल्स है, ऐसे चार्ज के रूल्स है, डिपॉजिट्स के रूल है, हर चैप्टर में रूल है। तो कोई चीज़ें सेक्शन में से पढ़ते हो तुम और कोई चीज़ें रूल में से पढ़ते हो। इंटरप्रिटेशन में पढ़ाया था ना कि मदद लेने के लिए अपन रूल्स भी पढ़ते हैं। चलो अब कंडीशन नंबर 2, पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व। 10 है ना, 10% ऑफ पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल है तो दोनों लेंगे, अभी कोई पूछा था सर प्रेफरेंस भी लेंगे। पेड अप कैपिटल है ना, पेड अप में तो दोनों ही आएंगे। तो दोनों कितनी है? 80 और ये 50,000 प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में भी सब लेंगे, सब ले लो, ठीक है। ये रहा, पहले तो ये टेबल बना दिया हम लोगों ने। 8 लाख का डिविडेंड देना था, 3 लाख का अवेलेबल प्रॉफिट था, उसमें से हम लोग पहले प्रेफरेंस शेयर देंगे। यहाँ ब्रैकेट में लिख देना ये 1,57,500 कैसे आया? 17,50,000 का 9%। तो कितना बचा हमारे पास? 1,42। अब हम 8 लाख में से सिर्फ कितना ले सकते हैं P&L में से? 1,42। तो 6,57 हमें कहाँ से लेना पड़ेगा? रिजर्व में से। अब कंडीशन देख लो, कंडीशन नंबर 1 10% तो कम ही है, तो 10 ही देंगे। कंडीशन नंबर 2, सारा आपका ये कितना है पेड अप कैपिटल? 80 लाख। ये कितना है? 17,50,000। और जनरल रिजर्व कितने हैं? हाँ, फ्री रिजर्व लेने, उसमें लिखा हुआ था फ्री रिजर्व। तो इसमें कैपिटल रिजर्व कभी भी फ्री नहीं होता, क्योंकि वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। और रिवैल्यूएशन रिजर्व तो एक तरीके से मान लो कोई रिजर्व ही नहीं है। क्यों नहीं है? मतलब रिजर्व है, लेकिन रिवैल्यूएशन रिजर्व हमने कैश में नहीं कमाया, क्योंकि अभी मैंने कहा अभी आपने लैंड की वैल्यू को रिवैल्यू कर दिया, तो यहाँ रिवैल्यूएशन रिजर्व आ गया, लेकिन वो लैंड बेची थोड़ी है हमने, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व अभी तक हमने अर्न नहीं किया एक तरीके से, ठीक है। चलो खैर, तो हमारे पास फ्री रिजर्व कितना था? सिर्फ उसमें कंडीशन में है पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व कितना है? 25 लाख। तो 25 लाख तो वो ले लो, और पेड अप कैपिटल है तो 80 और 57, तो टोटल कितने आ गए? 12 लाख। अरे 1 करोड़ हो गया ना ये तो, 1,22,50,000। और उसका 10% करोगे तो कितना आएगा? 12,25। अब मेरी बात सुनो बच्चों, यहाँ 12,25 आ रहा है और रेट से ही 8 लाख आ रहा है, तो 8 लाख देंगे कि 12,25 देंगे? 8 लाख ही देंगे, सीधी सी बात है। अब तीसरी कंडीशन
कि बैलेंस जो है वो पेड अप कैपिटल का 50% से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपकी पेड अप कैपिटल कितनी थी? 97। अब यहां पे रिजर्व मत ले लेना, सिर्फ पेड अप कैपिटल है। तो 97 का 15% कितना होता है बोलो भाई? 14,62,500। अगर मैं 25 लाख में से कंडीशन नंबर 1 के हिसाब से 657 का डिविडेंड दे भी दूंगा तो भी मेरे पास कितने बचेंगे? 18 लाख, जबकि बचाने कितने हैं? 14 लाख। तो मैं इजीली 6,57,500 का डिविडेंड दे सकता हूं। नहीं, गलत बोल गया मैं। 6,57,500 का डिविडेंड मैं रिजर्व में से दे सकता हूं और 1,42,500 का डिविडेंड मैं प्रॉफिट में से दे सकता हूं। तो कुल मिला के मैं डिविडेंड कितना दे सकता हूं? 8 लाख रुपए का। ठीक है, कितने का दे सकता हूं? 8 लाख। अगर इस क्वेश्चन में मेरे पास 3 लाख का प्रॉफिट ना होता और उल्टा 3 लाख का लॉस होता तो फिर मैं पूरे 8 लाख किस में से लेता? रिजर्व में से लेता। फिर आंसर में इतना सा चेंज आता। सुनो, फिर मैं 25 लाख में से पूरे 8 लाख हटाता, तो 25 में से 8 हटाता तो कितने बचते? 17, और मुझे बचाने 14 है तो भी कुछ नहीं। अच्छा हाँ, 3 लाख का लॉस होता, पहले वो लॉस क्या करते? सेट ऑफ करते, और उसके बाद फिर क्या देते? डिविडेंड देते। ठीक है, अगर लॉस होता तो। बढ़िया क्वेश्चन था ये। ठीक है, एक आध शायद लॉस के भी होंगे इसमें क्वेश्चन। नहीं, ये तो अब पूरे पैकेज क्वेश्चन आ गए। ये देखो ट्रायल बैलेंस बना हुआ है, नीचे एडजस्टमेंट दे रखे हैं, और आपको बनाना है बैलेंस शीट और P&L विद नोट्स टू अकाउंट। और इसमें ना थोड़ा रहम किया है इसने, क्योंकि शेड्यूल 3 में प्रीवियस ईयर का डेटा भी आता है, तो इसने थोड़ा रहम किया है कि आपको सिर्फ कौन सा बनाना है? करंट ईयर का। मर जाएंगे हम अगर प्रीवियस ईयर का भी बनाने बैठेंगे तो। अब आप सोचोगे सर ये इतना बड़ा तो नहीं दिख रहा क्वेश्चन, तो जरा सा ही है। ये फॉर्मेट है जो इसे बड़ा बना देता है। आज अगर मानो, एक बात सुनो मेरी, मेरे पास लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीन है, मेरे को बैलेंस शीट बनानी होती है, मैं यहाँ लिख देता लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन। लेकिन नहीं, पहले पीपीई लिखो, फिर पीपीई का नीचे क्या बनाओ? वर्किंग नोट, फिर पीपीई में लिखो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन। मेरे तो हर चीज 2 बार हो गई। फिर आप लोगों को देखो भैया सैलरी पे करिए, ये पे करा है तो ये ले लो सीधे सीधे यहाँ डेबिट साइड में, यहाँ इनकम ले लो और नेट प्रॉफिट। नहीं, सैलरी को किस में लो भाई साहब? एम्प्लॉय बेनिफिट में। इसको किस में लो? अदर एक्सपेंस में। अब अदर एक्सपेंस में मैंने 5 चीज लिए, तो यहाँ तो लिख दो अदर एक्सपेंस 5 लाख, और नीचे सबका ब्यूरो दो। अदर एक्सपेंस में रेंट है, प्रिंटिंग है, स्टेशनरी है। तो इट इज द फॉर्मेट which makes this chapter very lengthy, not difficult but lengthy। ठीक है, इसका मैं ये, चलो हो जाएगा क्या आज में? कितने घंटे की बनी वीडियो? 8 मिनट में हो सकता है ये? तो फिर भी करेंगे अपन। चलो देखो, पहले मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे चलना, बिल्कुल पटेल मत बनना। पहले नामकरण करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग, ये करंट एसेट, ये परचेज P&L, फैक्ट्री एक्सपेंस, एडमिन, चुप तो रहे पटेलाई होशियारी। डिविडेंड जो अपन ने पे किया है प्रॉफिट में से पे किया हो, ठीक है, तो अभी इसमें तो आ रहा है लेकिन ये प्रॉफिट में से लेस होगा, है ना। डिविडेंड किस में से देंगे अपन? तो प्रॉफिट में से लेस होगा। इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी, है ना। और ये रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये भी रिजर्व्स एंड सरप्लस, भी रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये भी P&L। ये करंट लाइबिलिटी, पेएबल से पिक्चर करंट लाइबिलिटी। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये पीपी में, क्योंकि ये एसेट की कॉस्ट में से ही प्रोविजन लेस होके सामने आ जाता है। अब ऐसा होता है, प्रोविजन को सामने नहीं दिखाते अपन, अब एसेट में से ही अंदर इनर कॉलम में लेस कर देते। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, लेकिन अब ठीक है इनका है। सस्पेंस, ये तो क्लियर करना पड़ेगा, सस्पेंस थोड़ी कहीं दिखाऊंगा। अब इनका सस्पेंस क्यों आया है वो बताएगा नीचे एडजस्टमेंट में, तो इसे क्या करना पड़ेगा? क्लियर करना पड़ेगा। अब मेरे को एक बात बताओ, बुक में देखकर ये 5 के अलावा नीचे भी कुछ है क्या? नहीं है सर। पक्का कोई काम की चीज नहीं है ना? यहाँ जितना बनता है बनाते हैं, पहले एडजस्टमेंट पढ़ना जरूरी है। ऑथोराइज कैपिटल भी दे रखी है भाई,
क्या दे रखी है? ये सिर्फ नोट्स टू अकाउंट में आएगी और कहीं नहीं आएगी। अच्छा, ऑथोराइज कैपिटल मेरी 40,000 है, एक 10 का है तो 4 लाख हो गए, जबकि मेरी इक्विटी शेयर कैपिटल 300 है और ऊपर सारी फिगर किस में है? 1000 में। तो 300 में पीछे 303 लाख, मतलब मेरी इशूड कैपिटल 3 लाख है लेकिन ऑथोराइज कैपिटल 4 लाख। तो आप नोट्स अकाउंट बनाओगे उसमें ऑथोराइज ले लोगे 4 लाख और इशूड ले लोगे 3 लाख, ठीक है, अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो। लेकिन अभी जल्दबाजी मत करना, रुक जाओ अभी, ठीक है। यहाँ देखो, कंपनी ने एक इंडिपेंडेंट वैल्यूएर से वैल्यू कराई है लैंड की, जो कितनी पाई गई है? 3 साल। तो अभी मेरी लैंड कितनी है? कहाँ है? 220 और उसकी वैल्यू कितनी है? 3 साल। तो 1,40,000 से मेरी एसेट बढ़ रही है रिवैल्यूएशन, तो 1,40 रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा। तो एक तरफ तो मेरी एसेट साइड में लैंड बढ़ जाएगी और एक तरफ मेरा रिवैल्यूएशन का रिजर्व बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, आपने 10% का डिविडेंड डिक्लेयर किया, ये कहीं भी नहीं आएगा। आप लोगों ने 12th क्लास में कैश फ्लो में भी पढ़ा होगा, अभी AS3 में भी है, AS5 में भी है कि डिविडेंड अगर हम सिर्फ डिक्लेयर करते हैं तो उसे कहीं भी नहीं दिखाते, ना बैलेंस शीट में, ना P&L में, ना नोट्स टू अकाउंट में, क्योंकि अभी सिर्फ डिक्लेयर किया है। अब जब आप इसको पे करोगे तब आएगा ये, अभी कुछ भी नहीं आएगा, याद रखना। नेक्स्ट, सस्पेंस अकाउंट इन्होंने क्लियर किया है कि सस्पेंस अकाउंट में जो 4,000 है वो हमारी कोई मशीन थी जो हमने बेची थी, तो उस पर 4,000 आए थे। जो मशीन हमने बेची है उसकी कॉस्ट तो 10,000 है लेकिन उस पर एक्यूमुलेटेड डेप 8 का है। तो आपको क्या, कॉस्ट का 10,000 है और डेप 8 है, तो 2 की चीज़ है और 4 में बिकी है, तो 2 का प्रॉफिट है। तो ये सस्पेंस क्लियर हो गया कि ये जो 4,000 है ये कहाँ से आए हैं भाई साहब? एसेट को बेच कर आए हैं, ठीक है। तो वो 4,000 रुपये हमारे क्लियर हो गए। क्या क्लियर हो गए? कि सस्पेंस अकाउंट में से 4 हटा दो और 2 में एसेट बिकी है और 2 का लॉस, तो 2 एसेट में से कम कर दो और 2 P&L में से कम कर दो, तो वो लॉस हो गया। 2 की एसेट में से कम कर दो और 2 का P&L में से कम कर दो, 4 इधर से कम हो गए और 4 से सस्पेंस हटा दो। तो आप ये कह रहे हो कि जो 4,000 आए हैं वो बैंक में ऐड होंगे? हाँ, मतलब सॉरी, P&L में लॉस समझा, प्रॉफिट है, प्रॉफिट है तो अदर इनकम में ऐड होंगे और 2,000 से हमारी मशीन कम होंगी, ठीक है। लेकिन ये उधर नहीं जाएंगे, किधर? बैंक में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे बताओ? बैंक में तो जितना है वो होगा। बैंक में क्यों नहीं जाएंगे? 4,000 बैंक का बैलेंस तो निकला। एक चैप्टर पढ़ा है तुम लोगों ने, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, वहां सिंगल, 1 साइडेड एरर और 2 साइडेड एरर पढ़े? कौन सा है ये? वन साइडेड, क्योंकि बैंक का बैलेंस तो मेरा है। भैया बैंक का बैलेंस जो दे रखा है ना, उसमें ये नहीं बोला कि ये ऑल्टर करना है। हाँ, कैश रिसीव हो गया है तो इसने सिर्फ मशीनों को रिकॉर्ड सही से नहीं करा, बैंक अपनी जगह पे इंटैक्ट है। 1 साइडेड एरर है ये, 2 साइडेड एरर। सस्पेंस अकाउंट को क्लियर करेंगे अपन लोग, लेकिन बिना बैंक को छेड़े। अब इसकी वैसे एंट्री तो नहीं पूछी है, देखो एंट्री ये बननी चाहिए इसकी। इसका सस्पेंस किधर आ रहा है? क्रेडिट में। हर चीज एंट्री से समझते तो ज्यादा क्लैरिटी आती है। अब इसको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो ये 4,000 से सस्पेंस डेबिट हो गया और 2 से मेरी मशीन कम होगी और 2 मेरा P&L में जाएगा, तो ये मेरा सस्पेंस क्या हो गया? क्लियर हो गया। तो याद रखना आप मशीन, मशीन कॉस्ट पर है। अब तू मशीन 2,000 इधर से कम कर और 8 का उस पर डेप लग चुका है, तो 8 डेप से कम कर, तो मशीन तेरी 10 से कम हो गई। देख मशीन की भी एंट्री बता देता हूँ। यहाँ देखो, आपकी 10 की मशीन विदा हो गई है, तो इसे विदा करो, ठीक है। अब आप मशीन को विदा करोगे, ठीक है, तो आपकी मशीन जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। और आपको पता ही होगा कि मशीन कम होती है तो प्रोविजन का बैलेंस भी कम होता है। तो 8 से तो ये मशीन कम करो और 8 से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कम करो, तो ये 8 से मशीन इधर कम हो गई और 2 से मशीन इधर कम हो गई और 8 से मेरा प्रोविजन भी कम हो गया। अब आपको लगे हाथ, अब इतना कर ही दिया है तो प्रोविजन का भी मैं अकाउंट बना ही देता हूँ, फिर मेरे को उधर बनाना ही पड़ेगा वैसे भी। तो प्रोविजन का बैलेंस इसने दे रखा था हमें, कितना था? 10 कम होगा ना मशीन में से। 1 मिनट रुक जा मेरे भाई, 2 ऊपर कर तो दिया, क्या हो गया तुझे? अब यहाँ पे बैलेंस कितना है मेरा? 172, उसमें से 8,000 कम किए मैंने, तो 2 मशीन कितने? 8,000 है तो 8। और करंट ईयर का डेप अगर आप प्रोविजन मेंटेन कर रहे हो तो आपको डेप इधर ही लगाना पड़ेगा, तो बाय डेप करंट ईयर का डेप बताएगा ये रहा
डेप इज टू बी प्रोवाइडेड 10% ऑन कॉस्ट। तो मशीन कितने की है भाई, कहाँ है मशीन, और ये कॉस्ट पे ही है, 60-70 का 10%, ये 77 आ गया भाई। प्लस करो तो इनको, अभी अब्दुल्ली सर की है, 24 से और 9 ये कितना आ रहा है, 249 में से 8 हटाओ, ये क्लोजिंग बैलेंस है, बैलेंस शीट, ठीक है। ये हाथ को हाथ प्रोविजन का बैलेंस भी बना दिया मैंने। तो ये एडजस्टमेंट मैंने पढ़ लिया, ये एडजस्टमेंट मैंने पढ़ लिया, इसका तो कुछ होगा ही नहीं, और ये पैसा जो है वो रिवॉल्यूशन रिजर्व में जाएगा, और इसका भी कुछ नहीं होगा। तो एक तरीके से सारे एडजस्टमेंट हो गए, अब तो सिर्फ जमा जमा के पटकना है, ठीक है। हाँ बेटा बोल, कौन से, हाँ सॉरी सही कह रही है बेटा, 10,000 जो है ये कॉस्ट के अंदर, इसमें वो जो मशीन बेची वो इंक्लूड होगा, तो पहले वो हटाओ फिर डेप लगाओ। 770 में से आप पहले वो 10 हटा दो, 10,000, तो 760 पे डेप लगाना, बस वो 76 हो जाएगा, और ये 1 रुपये से बढ़ जाएगा 242। वेरी गुड बेटा, ठीक है। उसके अंदर 10 ऐड था पहले से। हाँ लेकिन मैंने इसमें एक अजम्पशन ली है कि जो मशीन मैंने बेची है ना वो ईयर के शुरू में बेची है, क्योंकि अगर मैं उसे ईयर के एंड में बेचता तो डेप तो उस पर भी लगता, ठीक है। डेट है कहाँ है, हाँ बस, तो फिर तो क्लियर है ना। 1 अप्रैल को बेची, अगर मैंने 1 अप्रैल को बेच दी, बताओ मेरे को, तो क्या उस पर डेप लगेगा क्या, 60-70 की चीज थी, उसमें से 10,000 की चीज तो मैंने 1 तारीख को ही बेच दी, तो अब वो चीज ही कितने की बची, 60-60 की, 60-60 पे 10% डेप लगेगा। ये चीज सबको क्लियर है कि डेप प्रोविजन खाते में ऐसे लगता है, जब हम डेप मेंटेन करते हैं तो प्रोविजन का खाता कैसा बनता है, ओपनिंग बैलेंस, डेप लगाते हैं तो प्रोविजन और बढ़ जाता है, और जो एसेट हम बेच देते हैं उसका डेप अपन बंद कर देते हैं, और जो बच जाता है वो क्लोजिंग बैलेंस। तुम नहीं बोला यार, तू नहीं बोला है, ठीक है। तो 76, 172, और इसमें से ये जाएगा कितना बचेगा, 240, ठीक है। क्लियर। हाँ मैंने एक इधर कम किया था तो उधर भी कम ही होगा ना, थोड़ी कॉमन सेंस तो मुझे भी रखनी चाहिए थी। अब जमाइश को, हाँ आप लोग अपनी किताब में सॉल्यूशन खोल लो, क्योंकि मैं इसको हिलाऊंगा ढुलाऊंगा तो पिक्चर बन जाएगी। खोल लिया यार, तो चुप हो जाना है यार बेटा, ये मैंने सब लिख रखे हैं, ये सब बनाए हैं, थोड़ा ऐसा क्यों है तू यार। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी, और उसमें आएगा शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में सबसे पहले नंबर पे आएगा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का बनाओ नीचे नोट्स टू अकाउंट, और नोट्स टू अकाउंट में ऑथोराइज देखो, इसने 4 लाख दिखा रखी होगी, क्लियर। टिक करते जाओ भाई, पेन हाथ में लो, ऑडिट कर रहे हो तुम लोग, क्या कर रहे हो, ऑडिट, ठीक है। 4 लाख आ गया। उसके बाद इशूड में 3 लाख आ रहा होगा, और हमने शेयर कैपिटल में कोई एडजस्टमेंट नहीं किया, तो 3 लाख ही बैलेंस शीट में आ रहा होगा, देखो आ रहा है, पेन हाथ में ले लेना भाई, सारे क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे अपन लोग। आ गया 3 लाख। अब शेयर कैपिटल के बाद आता है रिजर्व एंड सरप्लस। सामने देखो, रिजर्व एंड सरप्लस में मैंने क्या क्या लिखा था, 1 2 3, और बाकी पी एंड एल, और रिजर्व एंड सरप्लस में पी एंड एल आएगा। तो पी एंड एल सुनो, रिजर्व एंड सरप्लस में पी एंड एल आएगा, लेकिन पी एंड एल मुझे बनाना पड़ेगा। तो अभी आप सिर्फ रिजर्व एंड सरप्लस में पी एंड एल को छोड़ के बाकी चीज, क्योंकि पी एंड एल अभी मैंने बनाया नहीं है। तो जनरल रिजर्व 130 देखो, ठीक है। पी एंड एल में 72, ये पुराने बैलेंस में। आप नोट्स टू अकाउंट खोलना पहले, ठीक है। उसके अंदर वो करंट ईयर का प्रॉफिट ऐड करेगा, और वो करंट ईयर का प्रॉफिट हमें कहां से पता चलेगा, पी एंड एल बनाकर। तो मैंने कल भी आपको एक बात बोली थी कि पहले पी एंड एल बना, लेकिन एक दिक्कत होती है कि फॉर्मेट में भी पहले बैलेंस शीट ही बनती है। आप किसी भी कंपनी का सर्च करोगे ना, रिलायंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो सबसे पहले बैलेंस शीट खुलेगी और उसके नीचे पी एंड एल खुलेगा। तो ये तो वही फॉलो करते जो होता है, लेकिन पी एंड एल जो होता है वो आप बिना बनाए बैलेंस शीट में उसका बैलेंस कैसे लोगे। तो पी एंड एल पहले बनाना है, अपन बना देगा पहले पी एंड एल, कोई बड़ी चीज नहीं है पी एंड एल बनाना, पहले पी एंड एल बना दे। चलो आ जाओ, पहले इसको होल्ड करना, पहले पी एंड एल बना लेते हैं। पी एंड एल में सबसे पहले आएगा आरएफओ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, देखो 700 आ रहा होगा, आ रहा है। उसके बाद फॉर्मेट दिमाग में रखना तो गलती नहीं होगी। फिर भाई खुला हुआ है, आरएफओ आ गया। आरएफओ के बाद आएगा अदर इनकम। अदर इनकम में हमने मशीन बेची थी, 2 रुपए आए थे, 2000 मतलब, तो 2 रुपए आ रहे अदर इनकम में। और रुको, जल्दी मत करना, आंसर मत देखो, क्वेश्चन देखो। अब यहां देखो कहीं अदर इनकम हमने लिखा हो, जैसे ये पी एंड एल है, पी एंड एल की आइटम देखो,
ठीक है, तो कहीं नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, चेक करते चलना। अब RFO और अदर इनकम दोनों मिला के हो गए तुम्हारे 702 हो रहे 702। अब मैं खर्चे लूंगा। खर्चे में सबसे पहले आता है मेरा मटेरियल कंज्यूम। देखो मटेरियल कंज्यूम था यहाँ नहीं, उसके बाद थी हमारी लाइन से, चलो भाई परचेज, तो ये एडजस्टेड परचेज है 320 ले ली, सेल ले ली, ठीक है। उसके बाद हमारे आए थे एडजस्टेड परचेज के बाद आती थी हमारी वो चेंज इन स्टॉक। तो देखो ओपनिंग क्लोजिंग है, इधर क्लोजिंग है, ठीक है, क्लोजिंग है, और मैंने वैसे भी एडजस्टेड परचेज ली, तो एडजस्टेड परचेज में उसने एडजस्ट कर दी होगी। एडजस्टेड परचेज क्या होती है? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो इसने ओपनिंग क्लोजिंग इसमें कर दी है क्योंकि इसने खुद लिखा है ये क्या है, एडजस्टेड, तो हमें अब स्टॉक नहीं लेना। इसके बाद आते हैं हमारे एम्प्लॉय बेनिफिट। एम्प्लॉय बेनिफिट कहाँ है? नहीं है। उसके बाद आते हैं हमारे डेप्रीसिएशन है ना, अरे एम्प्लॉय बेनिफिट का फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट है, ये रहा डिबेंचर इंटरेस्ट, तो ये 20 ले लो, ले लिया। उसके बाद आता है मेरा डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, है ना, एम्प्लॉय बेनिफिट के बाद फाइनेंस, और फाइनेंस के बाद डेप एंड अमोर्टाइजेशन। डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन 76 आ रहा है क्या? ठीक है, तो ये भी ले लिया मैंने। उसके बाद सारे खर्चे किस में जाते हैं? अदर में। तो अदर में आएगा एडमिनिस्ट्रेशन के 30, फैक्ट्री के 60, सेलिंग के 30, तो 60 और 30 90, 90 और 30 120, ठीक है। और वो तो क्रेडिट साइड है, खर्चे तो डेबिट में ही होंगे, नहीं है और कहीं भी, ठीक है, हो गया। उसके बाद एंट्रीम डिविडेंड तो हमने पे किया है, तो ये तो प्रॉफिट में से पे करेंगे बाद में, तो छोड़ो इसको अभी। अब ये आ गया तुम्हारा अदर एक्सपेंस। सारी इनकम कितनी आई थी तुम्हारी? 702, और सारे खर्चे तुम टिक करते जा रहे हो ना बराबर, सारे खर्चों का टोटल कितना आ रहा है? 546। प्रॉफिट कितना आया? 166, ठीक है। डिविडेंड इसमें लिया है, नहीं लिया इसने? नहीं लिया। अब बैलेंस शीट खोलो, उसमें P&L में कितना ऐड करा है देखो, 72 पहले का भी ऐड, हाँ 72 तो पहले का लेंगे ही सही ना, ये तो पहले ही ले लिया था। और अभी आपने कितना कमाया? 166 और 72 कितने होते हैं? बैलेंस शीट में कितने लिए हैं इसने? हाँ बैलेंस शीट में कितने लिए हैं? 238 थोड़ी लिए होंगे, 18 माइनस किया, बस ये 232 में से आप 18 का इंटरिम डिविडेंड माइनस कर दो। अब मैं यही कह रहा हूं, आप ये डिविडेंड ऊपर वहां भी माइनस कर सकते हो, P&L में भी, नहीं तो यहां कर लो, चॉइस इज योर्स, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बस ये याद रखना, एंट्रीम डिविडेंड, चलो हम लोग बोलो डिविडेंड नहीं लेते, अबे प्रपोज डिविडेंड नहीं लेते, ये डिविडेंड अभी डिक्लेयर हुआ है। एंट्रीम डिविडेंड तो डिक्लेयर होते ही पे हो जाता है। एंट्रीम डिविडेंड की नेचर ही क्या होती है? करंट ईयर में ही डिक्लेयर होता है और करंट ईयर में ही पे हो जाता है। तो ये पे हो गया तो क्यों नहीं लेंगे इसको? तो ये तो लेंगे, 100% लेंगे। तो ये 18 आपने क्या कर दिया होगा? P&L में से लेस कर दिया होगा, पे हो गया ये, ठीक है। तो आपका P&L का बैलेंस बता दो मुझे। अब सुनो, कैलकुलेटर हाथ में लो, 72 लिया होगा, फिर आपने नेट प्रॉफिट कितना कमाया था उधर खर्चे वर्चे काट के, आपने इधर सेल वेल फेल वेल कितनी ली थी? 702, और एक्सपेंस कितने लिए थे? हाँ 536, तो आपने प्रॉफिट कितना कमाया था? 166 प्लस 72 पहले का था 238, 238 में से 18 का डिविडेंड गया 220। आ रहा है क्या 220? अब रिजर्व एंड सरप्लस लाइन से चल रहे हैं। शेयर कैपिटल बता दिया आपको, रिजर्व एंड सरप्लस बता दिया। रिजर्व एंड सरप्लस में ये आ गया, सिक्योरिटी प्रीमियम देखो 40 ले रखा है, ये ले रखा है, ये हो गया, ये अभी नहीं आएगा, ये नहीं है, ये नहीं है, 72 हो गया, 130 ले रखा है, ठीक है। अब आपने लैंड को रिवैल्यू किया था, तो लैंड को रिवैल्यू किया था आपने, लैंड आपकी कितने की थी? 220 की, और आपने उसे 360 पे किया था, तो 1,40,000 लैंड से आ रहे होंगे, आ रहे हैं, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में 140 आ रहा होगा, आ गया, खत्म। तो ये आपके आगे रिजर्व्स एंड सरप्लस। तीसरे नंबर पे एनसीएल आता है, एनसीएल में सिर्फ डिबेंचर आ रहा है, ये 200 आ रहा होगा। उसके बाद आता है करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल आ रहा होगा 52, आ रहा है 52 आ रहे, ठीक है, टिक करते जाना भाई, पेन हाथ में लेना। उसके बाद हम लोग लेंगे एसेट साइड, लाइबिलिटी साइड हो गई पूरी, एसेट साइड में पीपी आएगा। यहाँ देखो पीपी, पीपी में आपकी लैंड 220 की थी, लेकिन 140 से रिवैल्यू करी थी, तो 220 प्लस 140 360 आ रही होगी लैंड, आ रही है 360, ठीक है। आ ही रहा हूं मैं ऑफिस में, 1 सेकंड में आ रहा हूं, ठीक है। 220 प्लस 140। उसके बाद मशीन है 770 की थी, उसमें से 10 की निपटा दी, तो कितनी बची? 760। और सर वो तो 8 की थी, 2 में बेची थी, अबे कुछ भी हो, कॉस्ट तो 10 थी ना उसकी,
और हमने ये मशीन भी कॉस्ट पे ही दिखा रखी है, तो 770 में से 10 हटा दो बस, तो कितनी आ गई 760 आ गई 760, खत्म। दोनों प्लस कर देना, और उसमें एक्यूमुलेटेड डेप ये लेना, हमने जो डेप का अकाउंट बनाया है हाँ, यही आ रहा है। यही आ रहा होगा, Yes, 240 आ रहा होगा, हाँ, तो ये इसीलिए अकाउंट बना दिया था। आ गया 240 लेस करके एसेट दिखा दो कितनी है 520। सामने देखो पीपी के बाद, 880 है। अरे जो भी है यार, मैं थोड़ी कर रहा हूँ, कैलकुलेटर तुमने ले रखा है। 770 में से 10 जाएगा 760 है, 760 में 220 और वो रिवैल्यूएशन करके वो आपकी जो भी वैल्यू थी वो, और उसमें से बस मैं तो कह रहा हूँ 240 का डेप हटा देना, जो भी होगा कैलकुलेटर पे आ जाएगा। नेक्स्ट, अब जल्दी देखो इधर, पीपी के बाद करंट एसेट 96 आ रहा होगा, देखो वर्किंग नोट में। है। अरे यार क्या बात कर रहा है तू, ऐसे आधी अधूरी चीज बनाएंगे क्या। यहाँ देखो करंट एसेट में ट्रेड रिसीवेबल होगा, वर्किंग नोट देखो, उसके बाद इन्वेंट्री होगा, देखो बैंक होगा 20 हाँ, हुए। सस्पेंस में पहले ही क्लियर कर चुका, प्रोविजन ले चुका, मेरे में सब टिक हो गए। करंट एसेट का टोटल बताओ मुझे, 20, 86 और 96 कितना आ रहा है? 20, 86, 96, 20, 86, 96, 202 आ रहा है। पीपी और करंट एसेट जोड़ते ही एसेट लायबिलिटी टैली। धन्यवाद। इलस्ट्रेशन नंबर 2 कंप्लीट। भाई बंद करते हैं।